नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं एक खास और अनोखी बात शेयर करने जा रहा हूं आपसे। कल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक ऑनलाइन डिस्कशन के दौरान यह बात सामने आई है, उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है मुझे लगता है फिल्मों के संदर्भ में। विलियम डेलरिम्पल बात कर रहे थे चीनी मामलों के विशेषज्ञ तानसेन सेन से। तानसेन सेन न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और इन दिनों शंघाई में रहते हैं, और डेलरिम्पल के बारे में कौन नहीं जानता। और इस बातचीत का विषय था भारत चीन संबंध, संपर्क और अलगाव। इस विषय पर तमाम राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक पहलुओं से विचार करते हुए अचानक विलियम डेलरिम्पल ने आमिर खान का जिक्र किया और तानसेन से पूछा कि आमिर खान चीन में बहुत पॉपुलर हैं। इस पर गंभीर बहस के बीच में अचानक दोनों मुस्कुराए, दोनों हंसे और लोकप्रिय संस्कृति के इस प्रभाव को रेखांकित करने की दोनों ने कोशिश की। कोशिश यह रही, तानसेन ने बताया कि आमिर खान फिलहाल चीन में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और अगर भारत सरकार उनका इस्तेमाल करे, उनका उपयोग करे और भारत चीन संबंध के तनावों को दूर करने में उनकी सहायता ले, तो यह आसानी से सुलझ सकता है। यह बात राजनीतिकों को और चीन के विरोधियों को विचित्र सी लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि चीन में आमिर खान बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं और वे इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों के चीन में वितरण के समय इसका उपयोग किया है। वे खुद जाते रहे हैं और सचमुच अगर ऐसा होता है, अगर उन्हें राजदूत, सांस्कृतिक राजदूत ही बना दें और या ऐसे कुछ आयोजन हो जिसमें उनकी भागीदारी हो, और ज़रूरी है किसी भी पड़ोसी देश के साथ तनाव को दूर करने के लिए कि व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध बना रहे, नागरिक से नागरिक का संबंध बना रहे और जो भी विवादित मुद्दे हैं उनको सुलझाया जाए। भारत चीन के बीच का सीमा विवाद, उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो आसानी से यूं नहीं सुलझाई जा सकती। उसके लिए कई बैठकें करनी पड़ेंगी और दोनों को एक दूसरे के पहलुओं को समझना पड़ेगा। चीन को समझना पड़ेगा कि भारत को कहाँ दिक्कत है और भारत को समझना पड़ेगा चीन को कहाँ समस्या है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि एक सांस्कृतिक हस्ती को अगर ले जाया जाए और इन संबंधों को ठीक करने में उसका उपयोग किया जाए तो क्या बुरा है। दरअसल मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि छठे दशक में जब चीन लोहे के पर्दे के पीछे था, तब सोवियत संघ से वहां एक फिल्म पहुंची थी, राज कपूर की आवारा। आवारा उनके सिद्धांत और दर्शन और उनकी राजनीतिक सोच से इतना मेल खाती थी कि उन्होंने उस फिल्म का प्रदर्शन पूरे चीन में किया। यह किसी वैधानिक तरीके से फिल्म नहीं गई थी वहां पर, सोवियत संघ ने उनको गिफ्ट किया था और चीनी नागरिक इतने प्रभावित हुए आवारा से कि उन्होंने इसको बार बार देखा। और मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, जब मैं 1986 में चीन गया और लगभग 5 सालों के प्रवास में मैंने महसूस किया
कि चीन का हर नागरिक राज कपूर को देख चुका है और नरगिस को देख चुका है और आवारा हूँ गा सकता है। गाते हुए वो लोग बोल देते हैं आवारा हूँ। और हर भारतीय पुरुष उनके लिए राज है और हर भारतीय स्त्री उनके लिए रीता है। यह पॉपुलैरिटी का आलम है। मैंने जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया वहां पर उससे पता चला कि राज कपूर के आवारा के बाद जो वहां सांस्कृतिक आंदोलन रहा, सांस्कृतिक क्रांति हुई, उसके बाद जब सांस्कृतिक क्रांति खत्म हुई और उदारीकरण का सिलसिला चालू हुआ तो 2 बीघा जमीन वहां भेजी गई थी जो रिलीज के लगभग 20 साल के बाद वहां पहुंची थी और फिर भी बहुत पॉपुलर हुई। मैं 86 से 90 के बीच वहां था और मैंने देखा कि सरगम, डिस्को डांसर, लैला मजनू जैसी फिल्में वहां खूब चलती थी और वहां के टीवी पर चीनी में डब होकर आती थी। चीन में पहले ये शैली थी कि वे लोग फिल्मों को सबटाइटलिंग नहीं करते थे, डब कर देते थे चीनी भाषा में, और इससे दर्शकों को फिल्म को समझने में बहुत मदद मिलती थी। मैंने खुद जब वे शोले की डबिंग कर रहे थे तो उन्हें थोड़ी बहुत मदद की थी, खास करके गानों की डबिंग के समय या गानों को अनुवाद करते समय उनको दिक्कत होती थी थोड़ी सी। अब जैसे शोले का गाना है, होली गाना, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, तो रंगों में रंग को वे समझ नहीं पा रहे थे कि रंगों में रंग मिल जाते इसका मतलब क्या हुआ। और जब मैंने उन्हें समझाया और बहुत आसानी से उसका अनुवाद हो गया और मैंने महसूस किया, मैंने जाना है इस बात को कि वैध अवैध तरीके से भारतीय फिल्में वहाँ पे पहुँचती रही हैं। ये तब की बात है जब अभी हॉलीवुड की फिल्मों ने वहाँ प्रवेश नहीं किया था। और इधर हमने 21वीं सदी में देखा कि किस तरीके से भारतीय फिल्में वहाँ पहुँच रही हैं। आपको मालूम होगा कि जब लगान ऑस्कर के लिए भेजी गई थी तो चीनी दर्शकों की जिज्ञासा हुई थी कि लगान को देखा जाए और उन्होंने उसकी पायरेसी कॉपी देखी थी और लगान से वे इतने अभिभूत हुए थे कि बाद में उन्होंने आमिर खान की और फिल्में भी खोज कर देखी। और फिर वह वक्त आया जब उनकी तमाम फिल्में एक एक करके वहाँ जाती रहीं और पीके ने तो 1200 करोड़ का व्यापार किया वहाँ पर। सीक्रेट सुपरस्टार जो यहाँ आई थी और यहाँ भारत में ज़्यादा नहीं चली थी, उस फिल्म ने भी वहाँ पे 750 करोड़ का कारोबार किया। यह दर्शकों की संख्या बताती है कि कितने लोग आमिर खान की फिल्मों को पसंद करते हैं। दूसरी फिल्में भी चली हैं, बजरंगी भाईजान भी चली है वहाँ पर, और भी दूसरी फिल्में गई हैं वो चली हैं। लेकिन तानसेन सेन ने कल कहा कि न तो सलमान खान, न शाहरुख खान और न कोई फिल्म स्टार वहाँ इतना पॉपुलर है जितने पॉपुलर आमिर खान हैं। और यहाँ ये मुद्दा उठता है कि क्या हम फिल्मों की ताकत को, फिल्मों के सॉफ्ट पावर का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। हम इतनी सारी कहानियाँ पढ़ते हैं, खबरें सुनते हैं। अब जाएं डिटेल में बात करें तो अमेरिका कैसे हॉलीवुड की फिल्मों की मार्केटिंग करता है और हॉलीवुड फिल्मों के जरिए सांस्कृतिक प्रभाव डालने की कोशिश करता है, उस सॉफ्ट पावर का मैक्सिमम इस्तेमाल करता है, अधिकतम बेहतरीन इस्तेमाल करता है। लेकिन भारत इस मामले में पता नहीं क्यों झिझक महसूस करता है। जब भी वहाँ फिल्म फेस्टिवल होता है, भारत की फिल्में पहुँचती हैं
तो लोग उसे देखने टूट पड़ते हैं। मुझे लगता है फिल्मों का यह सिलसिला बढ़ाया जाना चाहिए और आमिर खान के नेतृत्व में पहल करनी चाहिए और दोनों देशों को नज़दीक लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप रुचि रखते हैं और चीज़ों को समझते हैं, यह मेरा दावा और यह मेरा मानना है। पिछले कई दशकों से चूँकि मैं वहाँ रह चुका हूँ और देख चुका हूँ चीनियों का प्रेम भारत के लिए, भारतीय ज्ञान के लिए, भारतीय वस्तुओं के लिए, क्योंकि चीन में बहुत कुछ जो है वो भारत से ही गया हुआ है और हमने भी चीनियों से लिया है। आपको आश्चर्य होगा कि आज जिस रीपैकेजिंग और बॉटलिंग की बात होती है, संस्कृति दर्शन के संदर्भ में चीन ने वही किया। भारत के बौद्ध दर्शन की रीपैकेजिंग उसने की और एक ज़माने में तो जब भारत में बौद्ध स्तूप और बौद्ध मठ खत्म हो गए तो भारतीय बौद्ध भिक्षु चीन जाते थे तीर्थ यात्रा के लिए। ये ऐतिहासिक सत्य है। और भारतीय वस्तुओं, भारतीय आविष्कारों की मार्केटिंग चीन ने की है। कल ही की बातचीत में मुझे पता चला कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन भारत से चीन पहुंचा और फिर चीन से, जैसा कि हम जानते हैं, पूरी दुनिया में पहुंचा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको सुलझाने की ज़रूरत है। और मैं फिर से अंतिम बात यही कहना चाहता हूँ कि हमें भारत चीन संबंधों को सुधारने में, उसको बेहतर और कॉर्डियल बनाने में हिंदी फिल्मों के सॉफ्ट पावर का अधिकतम उपयोग करना चाहिए और उसमें आमिर खान हमारे सहायक हो सकते हैं। ये रही मेरी बात। आप बताएं यह वीडियो कैसा लगा और अपनी राय ज़रूर दें। बाकी आप सिनेमा हॉल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिशन 5000 में शामिल हों। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।